भाषा के बारे में और भारत दुर्दशा के रंगमंचीयता के बारे में। जहाँ तक भारत दुर्दशा की भाषा की बात है तो हम सभी, यदि आपको याद होगा कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम लोग भारतेंदु काल पढ़ रहे थे उसमें हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ था कि वह एक ऐसा समय था, खास करके जब भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए और भारत दुर्दशा लिखी गई थी, लगभग वह पीरियड 19वीं शताब्दी का आखिरी समय। तो उस समय में 1850 से 1900 का आसपास का समय आप मान सकते हैं। उस समय में ब्रज भाषा अवसान की ओर था और हिंदी भाषा उत्थान की ओर था, यानी कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। रचनाएं ब्रज भाषा को छोड़ रही थी और हिंदी को पकड़ रही थी, यानी कि हिंदी की तरफ बढ़ रही थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोग या बहुत सारे रचनाकार उस समय ऐसे हुए जिन्होंने खड़ी बोली में लिखना उचित समझा। इसी स्थिति को भाषाई द्वैत की स्थिति कहा गया, जो स्थिति हमें भारत दुर्दशा में भी देखने को मिलती है। तो भाषाई द्वैत वाली स्थिति में क्या होता था कि गद्य में जो है खड़ी बोली का प्रयोग और पद्य में ब्रजभाषा का प्रयोग। गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग इसीलिए उस समय में हो रहा था क्योंकि गद्य लिखने के लिए सामान्यतः जो बात हम कहना चाहते हैं सीधी तरीके से कह डालते हैं, उसमें आम बोलचाल की भाषा एक तरीके से कह सकते हैं, तो खड़ी बोली में लिखना आसान था। लेकिन पद्य की जहाँ तक बात होती है, पद्य में लय भी चाहिए, छंद रस अलंकार हर तरह की चीज़ें उसमें रहने के बाद वह उन्नत किस्म की मानी जाती है, उसको सुंदर माना जाता है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि गद्य में तो खड़ी बोली उपयुक्त थी, लेकिन पद्य में उस समय में भाषाओं की कमजोरी की वजह से कि और भाषा में शब्दों की कमी की वजह से या भाषा उतनी सुदृढ़ नहीं हुई थी कि खड़ी बोली में पद्य सही तरीके से लिखा जा सके। और ब्रज भाषा का प्रभाव भी इतना ज़्यादा था कि दूसरी भाषा जल्दी आगे बढ़ने में असमर्थ थी। ब्रज भाषा का प्रभाव इतना तगड़ा ज़्यादा था, इस तरीके से बढ़ा हुआ था कि अवधि खत्म हो गई लेकिन ब्रज भाषा जारी रही। तो भारतेंदु ने क्या किया अपनी रचनाओं में, भारत दुर्दशा हो या उनके अन्य रचनाएं भी हो, उसमें उन्होंने सभी परंपराओं का प्रयोग किया। खास करके शब्दों की सहजता पर उन्होंने काफ़ी बल दिया, शब्दों को सरल बनाने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाया। खास करके सब परंपराओं को, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, सब तरह के शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा में समेटने का प्रयास किया ताकि हिंदी में अधिक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जब होगा तो भाषा और समृद्ध होगी और आम लोग इसे आसानी से समझ सकेंगे। एक्चुअली ब्रजभाषा इस समय में क्या हुआ था कि ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा बनकर रह गई थी और खास करके काव्यों की भाषा बनकर रह गई थी और आम जनमानस की भाषा ये नहीं थी। आम लोग, बोलचाल के लोग हर तरह की भाषाओं का सम्मिलित रूप से प्रयोग करते थे, जिसे हम खड़ी बोली के रूप में समझ सकते हैं कि खड़ी बोली की प्रारंभिक स्थिति यानी कि उस समय के आम बोलचाल की भाषा की स्थिति थी। तो कुछ शब्दों को हम देख सकते हैं कैसे भारतेंदु ने प्रयोग किया, जैसे डिसलॉयल्टी शब्द का प्रयोग किया, खाक किया, मोए किया। तो देख सकते हैं अंग्रेजी, अरबी, फारसी सब तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, जो भारतीय दुर्दशा में भी हमें देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी काफ़ी प्रयोग किया और खुलकर प्रयोग किया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जब भारत दुर्दशा पढ़ेंगे, एक जिंदगी हजार नियामत, मूंड लिया जैसे शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के कई सारे शब्द आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद संक्षिप्त तरीके से बड़ी बात कहने के लिए सूत्र भाषा का भी प्रयोग किया। जब छोटे कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है तो सूत्र भाषा उसे कहा जाता है। जैसे संतोषम परमम सुखम, है ना, तो संक्षिप्त तरीके से बड़ी बात कह दी गई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कम शब्दों में बड़ी बात कही गई है, जिसे सूत्र भाषा कहें। इस तरह का प्रयोग भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में काफ़ी किया। इसके बाद पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार या उसके आधार पे भाषाओं का प्रयोग करते भारतेंदु हरिश्चंद्र हमें दिखते हैं भारत दुर्दशा में। जैसा व्यक्ति वैसी उसकी भाषा होती है। डिसलॉयल्टी आता है तो उसके बोलने का तरीका अलग होता है। बंगाली है तो अलग तरीके से बोलता है ना। भारत दुर्देव है तो उसके बोलने का तरीका अलग। जैसा व्यक्तित्व वैसा उसी के अनुसार उसकी भाषा होती है। जैसे बंगाली कहते हैं, प्रश्न यही है जो हम लोग उसका दमन कर नहीं सकता। तो बंगाली जैसे बांग्ला भाषा में बोलता है, उसी तरह के बोलचाल को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में भी उसका दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद भारत दुर्दशा में हमें जो शैली मिलती है वो व्यंग्यात्मक शैली मिलती है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें कही गई लेकिन व्यंग्य के तरीके से कही गई है ना। जैसे कि जो पठतव्यम सो मर्तव्यम, जो न पठतव्यम सो भी मर्तव्यम, फिर दंत कटकटा किं कर्तव्यम। तो व्यंग्यात्मक शैली है और खास करके भारत दुर्दशा हो या कि अंधेर नगरी हो,
भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोनों रचनाओं में हमें देखने को यही मिलता है, व्यंग्यात्मक शैली देखने को मिलता है। खास करके इनका उद्देश्य था कि आम जनमानस तक वो अपनी बात पहुंचा पाए और अंग्रेज़ों से बचे भी रहे, उनके प्रहार से बचे भी रहे और अपनी बात पहुंचा भी पाए, इसीलिए तरह तरह के प्रयोग करते वो दिखते हैं। लेकिन जनमानस की भाषा या खास करके भाषा का जो सबसे बड़ा चीज़ इसके बिंदु आपको लिखना है वह यह लिखना है कि वो चाहते थे कि आम बोलचाल की व्यक्ति की भाषा जो आम आदमी समझ सके उस तरह की भाषा का वो प्रयोग करे। इसीलिए उसने देखा कि समाज में ब्रज भाषा में और खड़ी बोली यानी कि खड़ी बोली आम बोलचाल की भाषा और ब्रज भाषा में यानी कि गीत या की रचना काव्य संग्रह जो है काव्य की भाषा अभी भी ब्रज भाषा है, तो उसने उसी में लिखने का प्रयोग किया और शुरू किया। और कई जगह हमें खड़ी बोली में भी कुछ काव्य या कि कुछ पद्य रचना हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की देखने को मिलती है, जिसका हमने काफ़ी पहले भी चर्चा किया हुआ और आगे भी चर्चा उसके बारे में करेंगे कि पद्य के रूप में भारतेंदु ने कहाँ कहाँ खड़ी बोली का प्रयोग किया। भारतेंदु काल वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं इस तरह के डिटेल को। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो है जो जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वह है भारत दुर्दशा की रंगमंचीयता। यानी कि भारत दुर्दशा के रंगमंचीयता से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और ख़ास करके जब कोई भी नाटक आप पढ़ते हो, चाहे भारत दुर्दशा हो, अंधेर नगरी हो, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, आषाढ़ का एक दिन हो, कोई भी नाटक हो, नाटक पढ़ते समय ये ध्यान जरूर रखिए कि नाटक के रंगमंच से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त है। जैसे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हम पढ़ते हैं वो उपयुक्त उतना नहीं है नाटक खेले जाने के हिसाब से, क्योंकि उसकी भाषा इतनी कठिन है कि ना आम आदमी समझ सकता और जो बोलने वाला पात्र होगा उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं भारत दुर्दशा के बारे में कि क्या यह रंगमंच के उपयुक्त है कि नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सोच थी वह यह सोच थी कि नाटक के माध्यम से वह अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो उनको पता था कि अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जा सकती, उनकी भाषा में उनको सही तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। तो उसने नाटक लिखा और नाटक को इस तरीके से उन्होंने लिखा कि इसका यदि प्ले किया जाए तो आसानी हो। तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा ताकि पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोगों तक बात सही तरीके से पहुंच जाए। तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग खोजते हैं भारत दुर्दशा में, तो हम पाते हैं कि जो आधार है खास करके रंगमंचीयता से संबंधित कि रंगमंच के लायक कोई चीज़ है कि नहीं है, उसका बेसिस क्या होना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, कैसे मानेंगे कि रंगमंच के लायक ये है कि नहीं है। तो खास करके कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दृश्य होना चाहिए, संकेत होना चाहिए, वेशभूषा होना चाहिए, ध्वनि होना चाहिए, प्रकाश इत्यादि होना चाहिए। क्यों ये चीज़ें होना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीज़ें रहेंगी तभी जो है वह नाटक के रूप में उसको खेला जा सकता है, नहीं तो नहीं खेला जा सकता है। किसी भी नाटक को रंगमंच के लिए पर तभी लाया जा सकता है यदि उसमें दृश्यों का वर्णन है, संकेतों का वर्णन है ना, अलग अलग वेशभूषा की बात की गई है कि तभी उसको खेला जा सकता है। देखते हैं कैसे भारत दुर्दशा के संदर्भ में और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे भारत दुर्दशा में दृश्य का वर्णन करते हैं, हर एक अंग में अलग अलग तरह के दृश्यों का वर्णन किया गया है। जैसे पहले अंग में वीथी का वर्णन है, दूसरे में श्मशान का वर्णन है, तीसरे में मैदान का वर्णन है, चौथे में अंग्रेजी कमरा है लिखा हुआ है, पाँचवें में किताब खाना, छठे में वन का दृश्य है। यानी कि अलग अलग अंक में अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया गया है। तो भारत दुर्दशा में दृश्यों के तौर पे यदि हम देखते हैं, तुलना करते हैं, तो इसमें कई सारे अलग अलग अंक में अलग अलग दृश्य, यानी कि ये बनाने का उद्देश्य यही रहा, लिखने का उद्देश्य यही था। यहाँ दृश्य के आधार पर यदि हम देखते हैं तो लिखने का उद्देश्य यही था कि इसको नाटक के रूप में रंगमंच पे खेला प्रस्तुत किया जा सके, इसीलिए अलग अलग अंक में अलग अलग दृश्य का इन्होंने वर्णन किया है। जहाँ तक संकेतों की बात है भारत दुर्दशा में, जैसे एक पंक्ति है लिखा हुआ, मैं उदाहरण देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। मोटा आदमी जम्हाई लेते हुए धीरे धीरे आता है। इसका मतलब है कि जब वो मोटा आदमी को दिखाएगा उधर से आ रहा है, आलस्य आ रहा है उधर से, तो हाथ हिलाते हुए है ना, जम्हाई लेते हुए धीरे धीरे आ रहा है, ताकि लोगों को एहसास हो कि हाँ ये आदमी। तो इस तरह का वर्णन संकेतों के बारे में बताता है कि संकेत इसमें मौजूद है, और इस तरह के संकेतों से पता चलता है कि भारत दुर्दशा लिखने का जो एक मकसद था वह यह था कि यह रंगमंच पर प्रस्तुत किया इसे जा सके। प्रकाश की बात जहाँ तक होती है, प्रकाश का प्रयोग आप देखते हैं, जैसे कि हम लोग नाटक देखने जाएं या कि मूवी चलचित्र देखते हैं तो दृश्य के अनुसार प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाटक पे मान लेते हैं, जैसे कि रामलीला देखने जाते हैं तो रावण आया
तो लाइट जलने बुझने लगता है अचानक से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के माध्यम से लोगों को एहसास हो जाता है कि अब कुछ बदलने वाला है। जैसे कि भारत दुर्दशा में अंधकार जब प्रवेश करने वाला होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रंगशाला के दीपों में से अनेक दिए बुझा दिए जाए, यानी कि लाइट पहले से कम हो गई, यानी कि अंधकार प्रवेश कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से ध्वनियों का प्रयोग भी देखने को हमें मिलता है कि ध्वनि, जैसे कि मान लेते हैं कि बादल गरजने की ध्वनि होती है, हंसने की ध्वनि होती है, नेपथ्य से कोई ध्वनि आ रही, आंधी तूफान की ध्वनि होती है। जैसे यहाँ पे आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि उस दृश्य को दिखाने के लिए इस तरह के शब्द भी साथ में जोड़ दिए जाए, यानी कि रंगमंच के लिए इसे उपयुक्त इस आधार पे भी है। अगला आधार है वेशभूषा। तो वेशभूषा की बात जब चलती है, वेशभूषा, तो वेशभूषा में कपड़े किस तरीके के, हर आदमी का कपड़ा, जितने पात्र हैं उसके कपड़े, उसका यदि वर्णन आपने नहीं किया तो कहने का मतलब है कि यह आप इसको रंगमंच के लिए लाना नहीं चाहते हैं, है ना। तो लेकिन भारत दुर्दशा में हम देखते हैं, जैसे भारत का वर्णन है, तो भारत का वर्णन है फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि उसका वेशभूषा कैसा होगा। ऐसे ही डिसलॉयल्टी जो है पुलिस की वर्दी पहने हुए आता है। तो जैसा पात्र है उस अनुसार उसकी वेशभूषा का वर्णन भी इसमें किया गया है, ताकि यदि इसका नाटक खेला जाए, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए तो वेशभूषा के लिए दिक्कत नहीं हो और पहले से पता हो कि हमें कैसे किसको वेशभूषा पहनानी है। इसकी सीमा भी है रंगमंच के हिसाब से। भारत दुर्दशा की सीमा इसकी ये है कि लंबे कथन व गीत रंगमंचिता को कमज़ोर बनाती है। इसमें जो कथन है, संवाद है, वो बड़े बड़े संवाद है काफ़ी सारे, और गीत भी बड़े बड़े लिखे गए हैं, जिसको कि याद रखना और मंच पे बोलना यह कठिन होगा, और वह बहुत कठिन हो जाता है। खास करके छोटे छोटे में डाल दिया जाए तो आसान है, लेकिन बड़े शब्दों की बात यदि की जाए, बड़े कथन की बात की जाए, बड़े संवाद की या बड़े गीत की बात की जाए तो रंगमंच के हिसाब से वो उतना उपयुक्त नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रंगमंच के लिए खेला नहीं जा सकता है, उसे आप काट छाँट करके जो इम्पोर्टेंट है वही बोलने के लिए कहें। यदि आपको नाटक खेलना है भारत दुर्दशा के लिए, रंगमंच पे आपको प्रस्तुत करना है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, काट छाँट करके थोड़ा बहुत। तो कुल मिला के भारत दुर्दशा की रंगमंचिता जो थी यह सार्थक रंगमंचिता है, और इसे रंगमंच पे प्रस्तुत आसानी से किया जा सकता है और कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ सकती है। और ख़ास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो सोच थी कि रंगमंच पे प्रस्तुत हो तभी लोगों तक बात पहुंची जा सकती है, और इसीलिए वो नाटक लिखते भी थे कि लोगों तक अपनी बात वो पहुंचा सके। तो कुल मिला के रंगमंचिता की दृष्टि से भारत दुर्दशा एक सशक्त नाटक है, ये हमें अंत में लिखना है कुल मिला के इसमें। तो दोनों प्रश्न आपने समझ लिया कि दो में से कोई प्रश्न यदि आपको पूछ दिया जाए, चाहे भाषा से संबंधित, रंगमंचिता से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है कि क्या भारत दुर्दशा रंगमंच पर प्रस्तुत करने लायक नाटक है, या रंगमंच की दृष्टि से भारत दुर्दशा पर टिप्पणी लिखें, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यही 3-4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और अपने हिसाब से आप इसे भाषा का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं, अच्छे से प्रस्तुत परीक्षा में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आप लोगों को आ गई होगी।